हेलो फ्रेंड्स, आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के यूट्यूब क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो हम यहाँ से हॉस्पिटल अटेंडेंट की कंटिन्यूस क्लासेज कंटिन्यू कर रहे थे। यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो हम उस मरीज को कैसे कैसे देखभाल करेंगे, कैसे कैसे उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा ऑपरेशन से पहले नर्सिंग स्टाफ के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा क्या क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या तैयारियां की जाती हैं ताकि पेशेंट को कोई भी आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट की सर्जरी होती है तो सर्जरी से पहले उसकी प्रॉपर देखभाल यानी कि उसकी केयर करेंगे, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में। तो आज हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर। मतलब क्या है कि किसी भी मरीज को जैसे ही ऑपरेटिंग रूम के अंदर, है ना, जहां पर ऑपरेशन थिएटर होता है, उस रूम के अंदर जैसे ही एंटर करवाते हैं, उसके बाद में कंप्लीट ऑपरेशन होने तक, सर्जरी होने तक पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ऑपरेटिंग रूम के अंदर एंटर करने से, रिसीव करने से लेकर और पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट के अंदर ट्रांसफर करने तक, इसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, इसके अंदर जो भी हम केयर प्रोवाइड करेंगे उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर। तो यहां पर जैसे कोई भी मरीज, जैसे किसी मरीज का आज शेड्यूल है कि आज ऑपरेशन होना है, तो मॉर्निंग में वार्ड के अंदर से पेशेंट को पूरा तैयार करके और कहां शिफ्ट कर दिया जाता है? ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, जहां पर पहले तो जाते ही और पेशेंट को ओपन नहीं किया जाता। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट को ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर जाएंगे तो सबसे पहले वहां का जो स्टाफ होता है, डॉक्टर होता है, एनेस्थीसिया टीम होती है, वो पहले प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। उसके बाद में फिर मेन ओटी टेबल के ऊपर पेशेंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो एक तो सर्जरी से पहले, एक सर्जरी के दौरान और एक सर्जरी के बाद में। सर्जरी के बाद में क्या होगा कि पेशेंट को ओटी टेबल से यहां से शिफ्ट कर दिया और पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट के अंदर शिफ्ट कर दिया। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट के अंदर शिफ्ट करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं रिकवरी रूम। ठीक है, तो यहां से जैसे ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर पेशेंट गया तो सबसे पहले बिफोर सर्जरी, इसके बाद ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद में रिकवरी रूम के अंदर जो जो हम यहां पर केयर प्रोवाइड करेंगे, वो तीनों स्टेप ही किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर। तो सबसे पहले यदि हम इंट्रा ऑपरेटिव केयर के बारे में बात करें, कहां से लेकर कहां तक शुरू होता है, तो ये होगा मरीज को ऑपरेटिव रूम में एंट्री से लेकर, मरीज को ऑपरेटिव रूम में एंट्री से लेकर रिकवरी रूम तक ट्रांसफर करना, है ना, किसके अंदर आता है? इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर आता है। अब यहां पर तीन स्टेप के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है जो सबसे फर्स्ट वन, इंट्रा ऑपरेटिव केयर की तीन स्टेजेज होती हैं, यानी कि टोटल ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, इसको तीन स्टेप में डिवाइड कर दिया। सबसे जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है बिफोर सर्जरी। ठीक है, अब बिफोर सर्जरी क्या होगा? पेशेंट बहुत ज्यादा अनएक्सिस होता है, उनको एंजाइटी, टेंशन होती है ना, तो वहां का स्टाफ या फिर डॉक्टर होता है, बहुत सिंपल भाषा में पेशेंट के साथ बातचीत करेगा। पेशेंट के जो भी डाउट आते हैं उनको सिंपल लैंग्वेज के अंदर आंसर, क्लियर आंसर के साथ उसको समझाएगा। आई बात समझ में? इसके अलावा ऑपरेशन से पहले क्या करेंगे? सारे जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो चेक करते हैं, चेस्ट एक्सरे, सीरम, जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, यूरिन कल्चर वगैरह, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया, और एक ब्रीफली पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि कौन सा पेशेंट है, क्या डायग्नोसिस है, कौन से वार्ड से आया है, कहां पर सर्जरी होना है, और इसके लिए प्रॉपर देखेंगे अपन ब्लड अरेंज है या फिर नहीं है, आईसीयू बेड अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर इस पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यदि अपन देखेंगे तो पेशेंट का जो एंजाइटी या फिर जो फियर है ना, उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ये सारी की सारी जितनी भी, है ना,
और जो मैं स्टेप से बता रहा हूं वो किसके अंदर होता है, बिफोर सर्जरी के अंदर। यानी कि सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करना, यानी कि मरीज के मन में जो भी क्वेश्चन और डाउट आता है, मरीज के मन में जो भी क्वेश्चन और डाउट आता है उसका क्लियर आंसर देना होता है। ठीक है, इसके अलावा मरीज की एंजाइटी और फियर को दूर करना होता है, जो भी मन के अंदर जो डाउट है उनको दूर करना। इसके अलावा जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन को चेक करना होता है, चेक करना होता है या फिर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट की ब्रीफली, पेशेंट की क्या लेना पड़ेगा, पेशेंट की हिस्ट्री लेना होता है। हो गया। इसके अलावा पेशेंट हिस्ट्री के साथ साथ यहां पर अपन बोल सकते हैं कि जैसे चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, ठीक है, को चेक करना। हो गया। इसके अलावा जो भी अपन प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन है उसकी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह देखेंगे। कोई भी मेडिसिन की एलर्जिक रिएक्शन को चेक करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है ना। अब ये इतना सारा हो गया मतलब डाउटेबल कंडीशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह देखिए। इसके अलावा ब्लड इन्वेस्टिगेशन सब हो गया, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी वगैरह। जो भी मेडिसिन एलर्जिक रिएक्शन वगैरह है उसको देख लेंगे कि पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रही। क्यों, प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर मैंने बताया था एएसटी करते हैं। एएसटी का मतलब क्या हो गया, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट, ताकि कल कोई एंटीबायोटिक शुरू करेंगे तो उसकी वजह से एनाफाइलेटिक रिएक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं पेशेंट की कंप्लीट वाइटल साइन, वाइटल साइन को मेजर करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, यहां पर आया ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले पेशेंट के मन में जो भी डाउट है उसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। इस अभी ये पेशेंट ओटी के लिए शिफ्ट नहीं हुआ है, ऑपरेटिंग टेबल पर नहीं गया है। ठीक है ना, अभी केवल उसके जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो देख रहे हैं। इसके अलावा कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह है वो देख रहे हैं, वाइटल साइन वगैरह चेक करेंगे, जो भी डाउटेबल कंडीशन है उसको बताएंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में पेशेंट को बताएंगे। ठीक है, कि कौन सा एनेस्थीसिया हम यूज करेंगे, रीजनल है, लोकल है या जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि शून्य हम किस टाइप से करेंगे, पूरा बॉडी शून्य होगा या बॉडी का एक पार्ट शून्य होगा। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, जो ऑपरेटिव साइट है ना उसको हम प्रिपेयर करेंगे, यानी कि सर्जिकल साइट को प्रिपेयर किया जाता है, सर्जिकल साइट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये सारे थे किसके अंदर, बिफोर सर्जरी। अब हम देखते हैं यहां से ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि सर्जरी के दौरान
है ना, क्या क्या केयर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, स्ट्राइल टेक्निक यूज करेंगे। तो यहां से आ जाएगा यूज स्ट्राइल टेक्निक इन होल प्रोसीजर। पूरा सर्जिकल जो टाइम होता है पूरी सर्जरी के दौरान कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, स्ट्राइल टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूज ग्लव्स, इसके अलावा गाउन एंड मास्क बहुत जरूरी है फॉर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है ना, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर हैंड ग्लव्स वगैरह, गाउन वगैरह और मास्क वगैरह जो टीम होती है उसके द्वारा कंटिन्यू वियर किए जाते हैं ताकि यहाँ पर कोई क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। ठीक है, इसके अलावा यहां से हम पेशेंट की वाइटल साइन को कंटिन्यू मेजर करते रहेंगे, मेजर करेंगे। हो गया। इसके अलावा ये दिख रहा है आपको सर्जिकल साइट का प्रिपरेशन, ये अपन इंटर ऑपरेटिव की बिफोर सर्जरी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो आती है ना कि सर्जिकल साइट को प्रिपेयर करना, सर्जिकल साइट जहां पर कट लगाएंगे ना, जहां पर ऑपरेशन करेंगे उस जगह को प्रिपेयर करना। किससे प्रिपेयर करेंगे, यानी कि स्क्रब। तो यहां से आता है मोस्ट ऑफ जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो होता है बीटाडिन। बीटाडिन सॉल्यूशन होता है 7.5%, याद रखिएगा बीटाडिन सॉल्यूशन होता है 7.5%, जिससे ऑपरेशन के अंदर जहां पर ऑपरेशन करना है उस साइड को बिल्कुल एकदम क्लीन किया जाता है, बिल्कुल स्टाइल किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका बेस्ट टाइम क्या होता है, बेस्ट टाइम है ना, साइट को प्रिपेयर करने का बेस्ट टाइम है 30 मिनट बिफोर सर्जरी, 30 मिनट है ना, 30 मिनट बिफोर सर्जरी। सर्जरी से 30 मिनट पहले ये क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्ट टाइम कब होता है कि हम ऑपरेटिव साइट को प्रिपेयर करें, तो वो होता है 30 मिनट, सर्जरी के 30 मिनट पहले। ठीक है, तो ये हमने देखा ड्यूरिंग सर्जरी, जिसके अंदर स्टाइल टेक्निक यूज करेंगे। इसके अलावा जो भी मास्क वगैरह है और क्या बोल सकते हैं गाउन वगैरह हो गया और ग्लव्स वगैरह होता है, वो स्टाइल टेक्निक का यूज करते हुए जो डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है और कोई भी जो हेल्थ केयर पर्सनल है वो कंटिन्यू वियर करेंगे ताकि इन्फेक्शन कम होने के चांसेस। दूसरी बात है पेशेंट के कंटिन्यू वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा पेशेंट के यहाँ पर सर्जिकल साइट को प्रिपेयर करने का एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, वो होता है जब हम चीरा लगाना शुरू करेंगे, यानी कि सर्जरी जब शुरू होती है तो उसके जस्ट 30 मिनट पहले। ठीक है, किससे करते हैं, बीटाडिन जो सॉल्यूशन होता है ना, यानी कि बीटाडिन सॉल्यूशन कितना, तो यहाँ पर आएगा 7.5% जो स्क्रब के लिए यूज किया जाता है ना, उससे हम इसको क्लीन करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा यदि अपन देखेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना, पोजीशन कौन सी होगी, मतलब कि जैसे सपोज दैट यहां पर सर्जरी होनी है तो ये वाला पार्ट है जो सर्जिकल साइट है ना वो मैक्सिमम एक्सपोज होनी चाहिए, यानी कि इस वाली जहां पर ऑपरेशन होना है वो वाली साइट को अपन ज्यादा एक्सपोज करेंगे ताकि डॉक्टर को वहां पर कट लगाने में, इंसिजन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर पोजीशन कौन सी होगी, जहां की सर्जरी होनी है, जहां की सर्जरी होनी है उस पार्ट को, उस बॉडी पार्ट को मैक्सिमम एक्सपोज करेंगे। ठीक है, जहां की सर्जरी होगी वो वाला पार्ट ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा, एक्सपोज रहेगा। ये हो गया यहां से कंटिन्यू
मतलब इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर, और यदि अपन वो पहले मैंने बता ही दिया, वाइटल साइन कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे। अनिस्थीसिया टाइम है, अनिस्थीसिया जो टीम है ना वो अपने अकॉर्डिंग अनिस्थीसिया का डोज रेप्लिकेट करती रहती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, वो तीनों शिफ्ट के अंदर आता है, इंट्रा ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर एक आता है जिसको हम बोलते हैं कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो यहां से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को फिलअप करेंगे। ये क्या होती है, इसकी एक अलग से क्लास बना देंगे। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होता है, एक पूरी लिस्ट होती है कि सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में हमने पेशेंट को देखा कि नहीं देखा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रेडी हैं कि नहीं है उसको देखना, पेशेंट के अंदर इंसिजन कहां से कहां तक लगाना, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन वगैरह, कौन कौन सा अनिस्थीसिया कितने टाइम ड्यूरेशन तक देना है, उसके बाद में हमें क्या क्या चीजें देखना है उसको टिक मार्क करना होता है, उसको अपन बोलते हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो अकॉर्डिंग टू WHO हम प्रत्येक पेशेंट की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए उसको फिलअप करेंगे। आई बात समझ में? ये इंट्रा ऑपरेटिव में भी होता है, प्री ऑपरेटिव के अंदर भी और पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे ना तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको हम बिल्कुल क्या करेंगे, जो बिफोर सर्जरी है उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट को अपन रेडी करेंगे, जो भी ऑपरेटिव केयर के लिए जो ट्रे वगैरह है उसको अपन प्रॉपर चेक कर लेंगे कि स्ट्राइल है या फिर नहीं है। यहां से अपन सारे इंस्ट्रूमेंट, है ना, सारे इंस्ट्रूमेंट और ट्रे को चेक करते हैं कि वो स्टाइल है या फिर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब आता है यहां पर आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी, अब आप बताइए सर्जरी के बाद में क्या होगा। सबसे पहले जैसे सर्जरी कंप्लीट होगी उस वुंड को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है, यानी कि घाव को क्लोज करते हैं, है ना। और इस दौरान किसका यूज करेंगे, स्टाइल टेक्निक का यूज करेंगे, स्टाइल टेक्निक का यूज करेंगे, क्लियर है। इसके अलावा यहां से हम देखेंगे कि वहां पर जो घाव वगैरह है ना वहां से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, ठीक है। घाव वाली जगह से ब्लीडिंग को असेस करेंगे, क्लियर है, हो गया। इसके अलावा पेशेंट के कंटिन्यू वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, और जैसे ही पेशेंट के वाइटल नॉर्मल हो जाते हैं उसको रिकवरी रूम में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही पेशेंट रिकवरी रूम के अंदर शिफ्ट हो गया इसका मतलब सर्जरी हो चुकी है। इसके अलावा जो भी वुंड वगैरह है उसको क्लोज कर दिया गया। इसके अलावा वाइटल साइन प्रॉपर चेक हो चुके हैं और ब्लीडिंग वगैरह ये नहीं है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट यहां से पॉइंट आता है कि जब पेशेंट का सर्जरी हो चुका है और हम वुंड को क्लोज कर रहे हैं ना, उससे पहले हम चेक करेंगे कोई छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट जैसे आर्टरी फोर्सेप वगैरह, या फिर जैसे जो गोज पीस आते हैं ना, जैसे ब्लड में हो जाती हैं तो वो हमको पता नहीं लगता है, तो गोज पीस का नंबर पहले काउंट करते हैं। जब सर्जरी शुरू होती है उससे पहले काउंटिंग करते हैं कि इस सर्जरी के अंदर 15 गोज पीस लगेंगे या 20 लगेंगे। तो
जितनी काउंटिंग होती है सर्जरी के बाद में भी उतनी ही काउंटिंग होनी चाहिए। हो सकता है जैसे अपन ने घाव को ओपन किया और अंदर ही कोई गोज पीस रहेगा, तो जैसे पूरा ब्लड में हो जाएगा तो वो बिल्कुल वुंड की तरह दिखेगा, हमें समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब जो गोज पीस होता है उसकी रिकाउंटिंग और आर्टरी फोर्स वगैरह सारे इंस्ट्रूमेंट को रिकाउंट किया जाता है, तो उसके बाद में ही यहाँ से क्या किया जाएगा, घाव को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है ना। तो घाव को फाइनली क्लोज करने से पहले गोज पीस व इंस्ट्रूमेंट को रिकाउंट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट में पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट, इसको हम HDU भी बोलते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट या फिर पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर है। तो यहां से हमने देखा कि ऑपरेटिव केयर मतलब ऑपरेशन वाले दिन कौन कौन सी पेशेंट को कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे। सर्जरी से पहले पेशेंट की जितने भी डाउट हो उनको क्लियर करो, इन्वेस्टिगेशन वगैरह देखो, और जो भी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह उसको अपन रीअसेस कर सकते हैं, जितनी भी ब्लड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसी सर्जरी स्टार्ट होगी यानी कि पेशेंट को ओटी टेबल पर लिया जाता है तो सारे स्टाफ एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, पेशेंट को रीअसेस करेंगे, उसके अलावा जो भी पोजीशन है वो प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद पेशेंट को कंटिन्यू वाइटल साइन मॉनिटरिंग करते हुए और स्पेसिफिक जो भी रूट से हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं उससे कंटिन्यू करेंगे, और जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उनको काउंटिंग करके और उनकी फंक्शनिंग जो लेवल है उनको चेक कर लेते हैं। आफ्टर सर्जरी की बात करेंगे तो सर्जरी के बाद में पेशेंट के जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं गोज पीस वगैरह उनको रिकाउंटिंग करके असेप्टिक टेक्निक का यूज करते हुए और घाव को क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद में पेशेंट की वाइटल साइन कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हुए अगर पेशेंट के वाइटल साइन स्टेबल है तो उसको रिकवरी रूम के अंदर शिफ्ट कर देंगे, और रिकवरी रूम के अंदर कुछ घंटे के बाद में पेशेंट जैसे ही वाइटली स्टेबल हो जाता है तो उसको HDU या फिर पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट की प्री ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। रिसेंटली पोस्ट ऑपरेटिव केयर की क्लास भी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू मेंटेन करिएगा। धन्यवाद।